हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। CMSL चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लास्ट पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ मार्केट स्टार्ट कर दिया था। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं हमने पढ़ लिया था। उसका पहला टाइप क्या था, मनी मार्केट, उसके हमने बेसिक फीचर्स पढ़ लिए थे। अब जो सेकेंड टाइप है ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वो है कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट, अब उसके जो सब सेगमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज मार्केट, फिर सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर जो सब सेगमेंट्स हैं, ठीक है, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कैपिटल मार्केट, ठीक है, लॉन्ग टर्म पैसा जो भी आप रेस करते हो, ठीक है। मनी मार्केट का के लिए था, शॉर्ट टर्म जो भी आप पैसा रेस करते हो उसके लिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट जो पूरी होती है वो कैपिटल मार्केट से होती है। चलो, कैपिटल मार्केट इज दैट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम दैट इज कंसर्न विद द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो पैसा लगता है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, गवर्नमेंट कंपनीज को जो बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगता है। एंड लॉन्ग टर्म लोन मार्केट, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट भी इसमें आ जाता है। तो लोन, सिक्योरिटीज सब मिला के बहुत ज्यादा स्कोप है कैपिटल मार्केट का। लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आप पैसा रेस करते हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो, कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा रेस कर रहा है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो इसमें कौन सा ड्यूरेशन आएगा, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म आता है मनी मार्केट में, तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म आएगा कैपिटल मार्केट में, ठीक है। मोर देन 1 ईयर वाला जो भी ड्यूरेशन है उसको आप मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कह सकते हो। अ मार्केट दैट सर्व्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग, मीडियम, लॉन्ग को कट कैसे करोगे, उसका कोई पैरामीटर नहीं है, इस पर कोई लॉ नहीं है कि भाई 5 ईयर्स तक मीडियम होता है, 5 के ऊपर लॉन्ग होता है, या 7 ईयर्स तक, ये ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। मीडियम एंड लॉन्ग का ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है, पर आप 5 to 7 ईयर्स के आसपास ही होता है। मोर देन 1 ईयर एंड अप टू 5 और 7 ईयर्स मीडियम टर्म होता है, और 5 या 7 ईयर्स के ऊपर अगर आप जाओगे तो वो टिपिकली नॉर्मली लॉन्ग टर्म माना जाता है, ठीक है। A market that serves medium and long term liquidity needs of the borrower and lenders and therefore embraces all the terms of lending and borrowing, ठीक है। तो ये मार्केट हेल्प करेगा आपको मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का पैसा रेस करने के लिए। द कैपिटल मार्केट कंप्राइजेस इंस्टीट्यूशंस एंड मैकेनिज्म्स थ्रू विच इंटरमीडिएट टर्म्स फंड्स, इंटरमीडिएट मतलब वही मीडियम, मीडियम को ही इंटरमीडिएट कहते हैं, एंड लॉन्ग टर्म फंड्स आर पूल्ड एंड आर मेड अवेलेबल टू द बिजनेस, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स। मतलब यूज करने वाला जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, बिजनेसेस भी हो सकते हैं। तो आपको ये मार्केट हेल्प करेगा टू पूल द फंड्स, ठीक है, मोबिलाइज करने के लिए हेल्प करेगा। कैपिटल मार्केट ऑल्सो एनकम्पासेस द प्रोसेस बाय विच सिक्योरिटीज ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग आर ट्रांसफर्ड, जिसको आप क्या कहते हो, सेकेंडरी मार्केट। दिस मार्केट इज ऑल्सो रेफर टू एज बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसी चल रही है, इकोनॉमी कौन से फेज में है, ग्रोइंग फेज में है, डिक्लाइनिंग फेज में है, कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, ये सब आप स्टॉक मार्केट से एक अंदाजा लगा सकते हो। अगर मार्केट्स ग्रो हो रहे हैं मतलब कंट्री की सिचुएशन अच्छी है, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, फाइनेंशियल हेल्थ का इंडिकेटर है, बैरोमीटर है आपके स्टॉक मार्केट्स, ठीक है। इट डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने पढ़ लिए थे ना, शेयर्स, स्टॉक्स। अब स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, बंडल ऑफ शेयर्स। कंपनीज एक्ट में, CSCT में पढ़ा होगा कि अगर मैं शेयर्स का बंडल करूं, कंसोलिडेट कर दूं उसको फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि जब ट्रेड होता है, जब मार्केट में आपको कोई शेयर को ट्रेड करना है तो एक सिंगल शेयर ट्रेड नहीं होता, एक मिनिमम लॉट साइज होती है सबकी, और वो लॉट को, उस लॉट, एक लॉट को कहते हैं स्टॉक। तो स्टॉक इज जस्ट अ बंडल ऑफ बंच ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो शेयर्स, स्टॉक्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको इशू करके कंपनी पैसा रेस करती है। कंपनीज टर्न टू कैपिटल मार्केट्स टू रेज फंड्स नीडेड टू फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, ठीक है। अब मुझे बताओ, बिजनेस में पैसे की नीड ही क्या है, बोलो, नीड ऑफ कैपिटल। एक बिजनेस को पैसा क्यों चाहिए, वो उस पैसे का करेगी क्या, बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो।
तो उसको बेसिकली एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। एसेट्स को भी आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, तो आपको फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना होता है, इसलिए आपको फंड्स रेज करने हैं, या फिर आपको करंट एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है भाई? बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, मशीनरी, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है तो मशीनरीज भी लगेंगे, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, एसी, पता नहीं, लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो ये सब आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, इनमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर करंट एसेट्स जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं उसमें टिपिकली आता है स्टॉक। अब ये स्टॉक अलग है, ये स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, गुड्स। ठीक है, ये अलग है, ये गुड्स है जो आप बेचते हो या बनाते हो, वॉट। फिर आपका बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, फिर आपके डेटर्स। ठीक है, तो ये सब, इसमें भी आपका पैसा लगता है। जैसे अगर आप कोई शॉप देखते हो या आप एक शोरूम देखते हो, कोई आप एक बड़ा शॉप देखते हो, उसमें आप देखते हो सब भरा पड़ा है, स्टॉक से वो भरा पड़ा है। अब वो स्टॉक कहाँ से आया है? वो स्टॉक खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा बहुत क्रेडिट मिला हो, उधारी मिली हुई हो, तो कुछ पैसा हो सकता है सामने वाले सप्लायर का भी लगा हुआ हो, उसके आपने पैसे अभी तक दिए नहीं है, पर कुछ पैसा आपका खुद का भी लगा होता है। ठीक है, तो जो भी स्टॉक पड़ा है उसमें हमको खुद का पैसा लगाना पड़ता है, वो भी एक जगह है जहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। क्लियर है? तो ये है बेसिकली नीड। बिजनेस जो भी है पैसा ले रही है वो आपको इन वजहों से ले रही है, उनको एक्सपांड करना होगा और ब्रांचेस खोलनी होगी, इन्वेंट्री को स्टॉक करना होगा क्योंकि सीजन आने वाला होता है। सीजन आने वाला होता है तो आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, तो स्टॉक आपको भरना पड़ता है, आपको खरीदना पड़ता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। कैश बैंक बैलेंस थोड़ा सा ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप क्रेडिट पे बहुत ज्यादा माल लेते हो, आपके खर्चे अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको पे ऑफ करने के लिए आपके पास सफिशिएंट कैश बैंक बैलेंस भी आपको अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, तो वो भी अपना पैसा लगाना पड़ता है। आए कुछ समझ में? तो एक्सपांशन है, सीजन है, तो अलग अलग रीजन से बिजनेस में पैसा लगते रहता है। ठीक है, तो लिख लो, अगर आप अकाउंट्स अभी तक नहीं पढ़े हुए हो या आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो आप थोड़ा बहुत ये लिख सकते हो कि एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म पैसे की नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, ये तो शॉर्ट टर्म है, करंट एसेट में शॉर्ट टर्म आता है, टिपिकली शॉर्ट टर्म नीड्स होती है, पर फिक्स्ड एसेट्स वाला जो है वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, लिखो। चलो ठीक है, पॉज करके आप लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है? तो यही सब लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, तो यही सब है। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको पैसा लगता है। कैपिटल मार्केट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है पूरा, उसमें मार्केट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। द वेव of economic reforms initiated by the government has influenced the functioning and governance of the capital market। मतलब कैपिटल मार्केट का एक रोल है ओवरऑल सिस्टम में और ओवरऑल कंट्री में। बेसिकली मार्केट को फैसिलिटेट करना है कि अगर कंट्री में ओवरऑल लेवल पे, कंट्री में बिजनेस लेवल बढ़ रही है, बिजनेस में अगर पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या इशू है कि हमको पैसे की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ग्रो होता है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, R&D में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, तो पैसे की नीड बहुत होती है। तभी तो एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री बनेगा ना। तो बिजनेसेस को इन जनरल, गवर्नमेंट को इन जनरल बहुत ज्यादा पैसे की नीड होती है, तो देयर हैज टू बी अ सपोर्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर एक डेवलपिंग कंट्री है, उसको ग्रो होना है, जल्दी जल्दी ग्रो होना है, पर अगर उसका कैपिटल मार्केट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो ग्रो नहीं हो सकता। जब तक फंड्स मोबिलाइज नहीं होंगे आप ग्रो कैसे करोगे? सोच के देखो, गवर्नमेंट को अगर कोई एयरपोर्ट बनाना है, अरे तो उसको पैसा लगेगा। आ रहा है कुछ समझ में? जितना आपके पास पैसा है उतना तो आप लगाते ही हो, पर आपकी स्पीड जो है, जो ग्रोथ है, फिर वो उतने पे ही लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री की कमाई होती है कितनी है? सोच के देखो। आप अगर देखोगे कि इंडिया के गवर्नमेंट का कितना टैक्स कलेक्शन है और यूके, यूएस, रशिया, इनके गवर्नमेंट का कितना टैक्स कलेक्शन है, तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा, क्योंकि वो बड़े इकोनॉमीज है, वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वहां पे लोग ज्यादा टैक्सेस भरते हैं।
वहां की इनकम बहुत ज्यादा है, आया समझ में, वहां कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वहां की कमाई भी ज्यादा है। हम क्योंकि डेवलपिंग है तो हमारा उतना, गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं होता है। अगर उतने से ही आप काम चलाओगे तो आपकी ग्रोथ की स्पीड काफी कम होगी। तो हाउ डू यू फ्यूल दैट? अगर मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 3% पर एनम से ग्रो हो सकता हूं, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मैं अपना पैसा लगाते रहूं तो मैं 3% से ग्रो हो सकता हूं। अरे पर मुझे 3% से ग्रो नहीं होना है, मुझे 6% से ग्रो होना है, मुझे 7% से ग्रो होना है जीडीपी को, कंट्री को, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा, बाहर से पैसा लाना पड़ेगा, मतलब मोबिलाइज करना पड़ेगा। हो सकता है इंडिया के बाहर से पैसा लाना पड़े, जिसको आप एफआईआई कहते हो, फॉरेन इनफ्लोज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। इसीलिए ही इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो फिर आपको पैसा लगेगा, फिर वो पैसा कहीं ना कहीं से आपको अरेंज करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा, और फिर जब आप उतना पैसा पंप अप करोगे तभी आपकी ग्रोथ फ्यूल होती है। ज्यादा गुड्स, ज्यादा सर्विसेज आप तभी दे पाओगे जब भी आपके कैपिटल उतना पैसा लगा हुआ है। जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल लोगे कि टाटा मोटर्स का एक प्लांट है, हर प्लांट की एक कैपेसिटी होती है, आप समझो बात को। अगर मेरे पास एक टाटा का प्लांट है, साल में वो 5000 व्हीकल्स बना सकता है प्लांट, और मुझे अगर 5000 से ज्यादा बनाने हैं तो मुझे एक और प्लांट लगाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? हर चीज की कैपेसिटी होती है, सर्विसेज में, गुड्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, हर जगह कैपेसिटी होती है, एंड दैट कैपेसिटी इज टाइड टू कैपिटल। इन्वेस्टमेंट से वो कनेक्टेड होती है। अगर उससे आपको एक्सीड करना है तो आपको और पैसा लगाते जाना पड़ता है, और मशीनरी, और फैक्ट्रीज, और बिल्डिंग्स, और इक्विपमेंट्स, और कंप्यूटर, सब बढ़ाते जाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट्स आपको लगता है तब जाके आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है? तो ये नीड है कि बिजनेस और गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए, ठीक है, और इससे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का क्या कनेक्शन है। क्लियर है? The wave of economic reforms initiated by the government has influenced the functioning and governance of the capital market, ठीक है? तो अगर कंट्री को ग्रो होना है तो साथ साथ में मार्केट को भी ग्रो होना पड़ेगा, मार्केट को और स्मूथ होना पड़ेगा, एफिशिएंट होना पड़ेगा, ताकि ज्यादा पैसा मोबिलाइज कर सके, ज्यादा चीजों को हैंडल कर सके, ठीक है? द इंडियन कैपिटल मार्केट हैज अंडरगॉन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन सिंस लिबरलाइजेशन। ये आपने पढ़ा होगा कि 1991 में हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन किया था। हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर लिया था। बाहर का पैसा पहले इंडिया में नहीं आ सकता था, या बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड वे में अप्रूवल्स के थ्रू ही आ सकता था। अब वो ओपन अप हो गया, तो बाहर का पैसा इंडिया आ सकता है, इंडिया का पैसा भी बाहर जा सकता है। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी हो चुका है सिंस 1991, ठीक है? तो वहां से चीजें बदलना चालू हो चुकी हैं। द चीफ एम ऑफ रिफॉर्म्स एक्सरसाइजेस टू इंप्रूव द मार्केट एफिशिएंसी, ठीक है? एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शंस बहुत जल्दी जल्दी स्मूथ फ्लो में होना चाहिए, उसमें कोई इंटरप्शंस नहीं होने चाहिए। और अगर डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसको सेटल करने के भी मैकेनिज्म्स होने चाहिए, ठीक है? एफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब गाड़ी चलते रहनी चाहिए, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, मतलब मार्केट की बात कर रहा हूं। Make stock market transactions more transparent, curb unfair trade practices, and bring our financial markets up to the international standards. जब से हम ओपन अप हुए हैं, बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा है, तब से ये प्रेशर चालू हो गया है कि भाई आपको अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसा मार्केट बनाना पड़ेगा। आपके नॉर्म्स, आपके तरीके, आपकी टेक्नोलॉजी, प्रोसीजर सब इंटरनेशनल लेवल के होने चाहिए, क्योंकि अब बाहर का पैसा भी आ रहा है और वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही पैसा आता है, ठीक है? तो इसीलिए ग्रेजुअली 1991 के बाद से हमारा मार्केट काफी इंप्रूव हो गया है। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि 1995 से हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पे भी आ चुके थे। सोचो 1991 से ओपन हुए और 4 साल के अंदर हमने फिजिकल ट्रेडिंग से ऑनलाइन मार्केट, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग भी चालू कर दी थी। कितना फास्ट डेवलपमेंट हुआ सोचो। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, जैसे डीमैट वाला मैंने बताया था कि शेयर्स फिजिकली आज ट्रांसफर नहीं होते हैं, डीमैट फॉर्म में होते हैं। तो ये भी एक रिफॉर्म है, एक चेंज है, एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने लाई है, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है? तो डीमैट सिस्टम आ गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग आ गई। फिर हम पढ़ेंगे अभी सेटलमेंट साइकिल्स होती हैं कि आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो कितने दिनों में सेटल होता है। तो वो सेटलमेंट का जो टाइम है वो भी विद द टेक्नोलॉजी कम होते जा रहा है। आ रहा है कुछ समझ में? तो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है? आगे आने वाला है।
Further, consistent reforms in Indian capital market, especially in the secondary market, resulting in modern technology. ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर्स काफी अपग्रेड हो गए, हमारा सर्वर, हमारे नेटवर्क्स, कवरेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। बीएससी एनएससी की अगर आप बात करोगे तो उनके पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स है, मतलब उनके जो ब्रोकर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, उनका जो नेटवर्क है, उनकी जो रीच है वो काफी ज्यादा नेशन वाइड है, काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। सोच के देखो आप 1995 का आप इमेजिन करो, 1995 के पहले ऑनलाइन था ही नहीं, फिजिकल ट्रेडिंग होती थी, मतलब किसी को अगर ट्रेड करना है तो उसको वो मुंबई में जाके बीएससी की बिल्डिंग में जाना पड़ता था, नहीं तो ट्रेड कैसे करेगा। आपको टमाटर खरीदने हैं, घर बैठ के टमाटर खरीद सकते हो क्या? नहीं ना। आज की डेट में तो चलो ऑनलाइन आ जाते हैं, बैक देन जब ऑनलाइन कोई तरीका नहीं था, हर चीज के लिए हर जगह आपको खुद जाना पड़ता था। तो 1995 के पहले जो जो मुंबई जाके ट्रेड कर सकते हैं वही जाते थे। अब पैन इंडिया के इतने अलग अलग स्टेट्स के लोग तो सब मुंबई ट्रैवल करके नहीं जाएंगे ना शेयर्स खरीदने। और फिर वहां पे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी थे, दिल्ली का स्टॉक एक्सचेंज था, फिर आपका पुणे का था, फिर आपका कैलकाटा का था, तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी थे। तो जो सामने पड़ा आप वहां जाते थे। तो पैन इंडिया टाइप कुछ था नहीं, पैन इंडिया कोई ऐसा स्टॉक एक्सचेंज था नहीं, सब अपने अपने रीजन में चलाते थे। फिर जैसे ही 1995 में ऑनलाइन हुआ, वहां से सब ओपन अप हो गया। अब लोकेशन लेस हो गया, आपको वहां मार्केट जाना नहीं है, बस आपको ब्रोकर तक जाना है। आपके आसपास अगर कोई ब्रोकर है, आप डायरेक्टली उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बीएससी के मुंबई के बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वो नेटवर्क फैलता गया और आज आप कहीं से भी कोई भी, मतलब बीएससी एनएससी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज से कहीं से भी बैठ के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग हैव रिवोल्यूशनराइज्ड द स्टॉक एक्सचेंज। तो जो तौर तरीके से पहले ट्रेडिंग होती थी, जो और आज के डेट में जो इतनी एफिशिएंटली, इतने फास्ट कहीं भी बैठ के जो आप ट्रेड्स कर लेते हो और इतनी आसानी से जो वो सेटलमेंट हो जाता है, वो बहुत कमेंडेबल है। ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन आ चुका है स्टॉक मार्केट में, आप कैसे डील करते हो। अब है नीड ऑफ कैपिटल मार्केट, जो हमने थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल मार्केट का क्या रोल है। सेम हमने फाइनेंशियल मार्केट के लिए पढ़ा, सेम कैपिटल मार्केट, सेम नीचे अभी सिक्योरिटीज मार्केट भी आएगा, उसमें भी सेम आएगा, सब मार्केट का काम सेम होता है। ठीक है, तो रिपीट काफी चीजें आएंगी। लेट्स स्टार्ट। कैपिटल मार्केट प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग एंड सस्टेनिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ये मैंने आपको एक चेन बताई थी, ठीक है, कि कैसे ये सब कनेक्टेड है। बोलो, बिजनेस है और ये है सेवर और बीच में आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये यहां जाएंगे, ये इनको पैसा देंगे। अब ये इसका क्या करेंगे, बिजनेस आपके पैसे का क्या करेगा। ठीक है, तो वो बिजनेस करेगा, मतलब वो इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन या आप सर्विसेज दोगे। ठीक है, और सर्विसेज और प्रोडक्शन से ही क्या होता है, एक कंट्री का जो जीडीपी होता है वो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा वैल्यू के सर्विसेज दोगे, इसी से तो जीडीपी बढ़ता है ना। यही तो ग्रोथ है, जितने रेट से आपका जीडीपी बढ़ रहा है वही ग्रोथ होती है इकोनॉमी की। आए ख्याल में, तो यही है ग्रोथ। तो अगर पैसा चैनलाइज होते रहा, पैसा चैनलाइज होते रहा, बिजनेस इन्वेस्ट करते रहे फिक्स्ड एसेट्स में, कैपेसिटी को बढ़ाते रहे, ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज बनाते रहे, तो कंट्री का जीडीपी बढ़ते रहेगा और ग्रोथ चलते रहेगी कंट्री की। ठीक है, और अगर आप सोचो कि कैपिटल मार्केट डाउन है, कैपिटल मार्केट डाउन है, कैपिटल मार्केट के थ्रू आपको पैसा मिल ही नहीं रहा, तो आपका दूसरा तरीका क्या है, बैंकिंग। बैंकिंग के थ्रू जो आप इनडायरेक्ट पैसे लेते थे, फिर वही आपके पास चैनल बचेगा। जाके कितना पैसा कलेक्ट कर पाओगे भाई, जितना पैसा लोग बैंक में जमा कर रहे हैं उतना ही पैसा ट्रांसफर होगा ना। और जो लोग पैसा बैंक में जमा ही नहीं कर रहे, तो वो चैनलाइज नहीं कर पाओगे। आए कुछ ख्याल में, बैंक का एक लिमिटेशन है कि जितना पैसा लोग बैंक में जमा करेंगे उतना ही बैंक बांट सकती है। पूरी जो सेविंग होती है वो पूरी बैंक में नहीं जमा होती। आप अपने घर में जाके अपने माँ बाप से पूछ लेना कि जितना पूरा पैसा आपके पापा कमाते हैं या बचाते हैं, क्या पूरा पैसा बैंक में जमा होता है? नहीं भाई, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है। तो हर एक सोर्स का एक लिमिट है,
तो कैपिटल मार्केट एक अपने आप में लिमिट है कि आप डायरेक्टली पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हो और उसके थ्रू पैसा चैनलाइज होकर बिजनेस के पास आता है। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कंपनी के लिए, ये एक फंडिंग का सोर्स है, फाइनेंसिंग का सोर्स है, और हमारे लिए इंडिविजुअल्स के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट का सोर्स है। ठीक है? तो ये पूरा बार बार इसी के बारे में आएगा कि कैसे कैपिटल मार्केट कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है? तो ये बना लो। ठीक है? मोर इन्वेस्टमेंट होगी तो मोर, ये मोर है, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर प्रोडक्शन, मोर सर्विसेज, तो मोर जीडीपी, यानी ग्रोथ आपकी होते रहेगी। ठीक है? पॉज करो, बना लो, मैं आगे बढ़ता हूं। आ जाओ। इट इज इंपॉर्टेंट एंड एफिशिएंट कॉन्ड्यूट टू चैनल, कॉन्ड्यूट मतलब जो हेल्प करता है चैनलाइज करने में, एफिशिएंट कॉन्ड्यूट टू चैनलाइज एंड मोबिलाइज द फंड्स टू द एंटरप्राइज बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है? तो ये क्या है? एक चैनल है मोबिलाइज करने के लिए। ठीक है? एक चैनल की तरह काम करता है फंड्स को बिजनेस तक पहुंचाने के लिए। इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है? ये एक सोर्स है जिसके थ्रू बिजनेस इन्वेस्ट करता है। It plays a critical role in mobilizing savings for investment in productive assets with a view to enhancing the country's long-term growth prospects and thus act as a major catalyst, यानी helper, help करता है, जो support करता है, major catalyst in transforming the economy into a more efficient, innovative and competitive marketplace within the global arena. सब connected point है। देखो, मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड में फर्क क्या है? सब सिमिलर पॉइंट्स हैं, बस जैसा दिया है अब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो इसमें भी वही लिखा है, इसमें भी वही लिखा है कि ये सेविंग्स मोबिलाइज कर सकता है, इन्वेस्टमेंट बन के ये प्रोडक्टिव एसेट्स में जाता है। जो मैंने फिक्स एसेट वगैरह आपको सब बताए थे, वही उसको ही प्रोडक्टिव एसेट्स कहते हैं। और उससे क्या होगा? ग्रोथ होगी। ठीक है? और ग्रोथ कैसे होगी? तो भाई आपका कंट्री जो है एफिशिएंट होगा, इनोवेटिव होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। ठीक है? नए रिसर्च होंगे, नया पैसा लगेगा, नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। आप खुद देख लो, 2G, 3G, 4G, 5G तक आ गए। सोच के देखो, आपके आसपास ही सब चीज़ें हो रही हैं। सदियों तक हम 2G पे थे, अब 2G से लेके 5G तक आने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगा। अंबानी जी आ गए ना, करोड़ों रुपए लेके आ गए, पैसे ज़्यादा आ गए, तो देखो कितनी जल्दी ग्रोथ हो गई। 5G से हम 8-10G तक भी जल्दी पहुंच जाएंगे। पहले क्योंकि कोई पैसा नहीं लगा रहा था, टेक्नोलॉजी को लगता है हैवी पैसा। अगर आप देखोगे जियो ने कितना पैसा लगाया है, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी, इतने जीरो है उसमें। इतना ज़्यादा पैसा जियो ने पंप अप किया है टेक्नोलॉजी के पीछे, तब जाके हम 2G से 5G तक पहुंचे। आए ख्याल में? तो किसी ना किसी को पैसा लगाना पड़ता है, पैसे का काम पैसा ही करता है। ठीक है? तो पैसा लगाना पड़ता है, इससे ही सब हम ग्रो करते हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, इनोवेशन होता है। ठीक है? तो ये कैपिटल मार्केट इसको हेल्प करता है। इन एडिशन to resource allocation, capital market also provides a medium for risk management by allowing diversification of the risk in the economy। मतलब अलग अलग जगह पे पैसा लगा सकते हो। एक बिजनेस डाइवर्सिफाई कर सकता है, पूरा पैसा एक बिजनेस में न लगा के वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सर्विसेज में पैसा लगा सकता है और अपना रिस्क थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकता है। अब रिस्क कैसे मिनिमाइज होता है कि अगर आप 10 जगह पे पैसा लगा रहे हो, 10 अलग अलग बिजनेस में आपने पैसा लगाया है, अब कितने चांस है कि 10 के 10 फ्लॉप हो जाएंगे? कितने चांस है कि 10 के 10 सारे बिजनेस एक साथ आपके फ्लॉप हो जाएंगे? इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। 10 में से कुछ डूबेंगे, पर 10 में से कुछ बिजनेस बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होता है। आप खुद अपना एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आप CS, CA, CMA, LLB तीनों चारों कोर्स कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन, एक कोर्स पे डिपेंड नहीं होना है, चारों कोर्स करना है, तो चारों बन नहीं पाए इसका बहुत कम चांस है, 4 में से कुछ ना कुछ तो बन जाओगे ना। तो ये बहुत थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, बट ठीक है, इन्वेस्टमेंट के एंगल से आप देख सकते हो कि अलग अलग जगह पे लोग पैसा लगाते हैं। स्टॉक्स भी जब आप शेयर्स में पैसा लगाओगे तो आप पूरा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाते, इन्वेस्टर पूरा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाता, वो 4-5 अलग अलग टाइप्स की कंपनी में डालता है। तो उसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। उससे आपका जो रिस्क है मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है?
अ वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट टेंड्स टू इंप्रूव इंफॉर्मेशन क्वालिटी। अब ये भी मैंने बताया था आपको, इंफॉर्मेशन क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप लिस्ट कर जाते हो। जैसे ही आपने पब्लिक से पैसा उठाया, जैसे ही आपने इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च किया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लॉन्च किया, पब्लिक से जैसे ही आपने पैसा उठाया, आपको लिस्ट करना पड़ता है सेकेंडरी मार्केट में, और सेकेंडरी मार्केट के लिस्टिंग रूल्स के हिसाब से अब आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। आपको एनुअल रिपोर्ट्स देनी पड़ती है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं, अलग अलग गवर्नेंस की रिपोर्ट देनी पड़ती है, फाइनेंशियल्स की रिपोर्ट देनी पड़ती है, इंटीमेशंस देने पड़ते हैं, डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। जो भी आप कर रहे हो हर चीज स्टॉक एक्सचेंज को बतानी पड़ती है एज अ रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, और जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो भी जनरल पब्लिक में आता है, उनको हर वक्त पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, नया कोई इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट अच्छा कमाया, जो भी आपका परफॉर्मेंस है वो पब्लिक के सामने होता है। तो इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब ऑडिटेड इंफॉर्मेशन होती है, मोस्टली ऑडिटेड इंफॉर्मेशन होती है, और आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर आपने गलत रिपोर्टिंग की तो उसमें बहुत ज्यादा पेनल्टीज भी होती हैं। तो इंफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी भी अच्छी हो जाती है, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो लिस्टिंग की वजह से ही होती है, क्योंकि आप लिस्टेड हो जाते हो, स्टॉक मार्केट के रूल्स के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ता है, और फिर वो अपने वेबसाइट पे डाल के जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देती है, जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाया भी था बीएससी एनएससी का। ठीक है, अ वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट टेंड्स टू इंप्रूव इंफॉर्मेशन क्वालिटी एज इट प्लेज अ मेजर रोल इन एनकरेजिंग द एडॉप्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल, thus सपोर्टिंग अ ट्रेडिंग एनवायरमेंट व्हिच इज फाउंडेड ऑन द इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी बनी रहती है कि आप कोई भी काम गलत नहीं करोगे, कुछ भी आपने गड़बड़ की तो वो जनरल पब्लिक को तुरंत पता चल जाती है, कोई नॉन कॉम्प्लायंस किया तुरंत पब्लिक को पता चल जाती है, कोई फ्रॉड किया तुरंत पब्लिक को पता चल जाएगा। चीजें छुपती नहीं है, लिस्टेड कंपनी कोई भी चीज छुपा नहीं सकती आज की डेट में। आए ख्याल में, अच्छी चीज है वो भी सामने आती है, कोई बुरी चीज है, कोई स्कैम है, कोई फ्रॉड है, वो भी सामने आ जाता है। ठीक है, capital market has played a crucial role in supporting the periods of technological progress, economic development throughout the history। जो मैंने आपको अभी 3G to 5G का मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो ये इतिहास गवाह है इसका कि जब भी हमने डेवलपमेंट किया है, टेक्नोलॉजी जब भी बहुत आगे बढ़ी है, तो वहां पे कैपिटल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा रहा है। अमंग अदर थिंग्स, लिक्विड मार्केट्स मेक इट पॉसिबल टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स। अगर बहुत हैवी प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जैसे मैंने आपको टेलीकॉम सेक्टर का बता दिया था, बहुत लंबे लंबे टावर्स, बहुत ज़्यादा केबल्स, हाई फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगानी पड़ती है, बहुत पैसा लगता है। फिर अगर आप पावर सेक्टर देख लो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो पावर प्लांट्स हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स देख लो, हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो हैवी इन्वेस्टमेंट्स बहुत मुश्किल होता है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर, कोई भी बिजनेस बहुत ज़्यादा पैसा खुद नहीं लगा पाता है, अनलेस वो टाटा, बिरला, अंबानी है तो अलग बात है। उनके अलावा कोई एवरेज बिजनेस है तो वो इतना बड़ा पैसा नहीं लगा सकता। इसलिए अगर आप देखोगे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हर जगह चुनिंदा वही 4-5 नाम क्यों आते हैं? काफी लोगों को लगता है करप्शन हो रहा है। नहीं भाई, करप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है कि ये 4-5 बड़े लोगों के अलावा इतना पैसा कोई रेज ही नहीं कर पाता। इसमें कैपिटल इज वन ऑफ द लिमिटेशन। अगर मैं कहूं कोई प्रोजेक्ट है, उसमें 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, इंडिया में कितने लोग हैं जो 50,000 करोड़ लगाने के लिए रेडी होंगे? लिस्ट बनाओ, 5, 10, 15 के ज्यादा निकलेंगे ही नहीं। आए ख्याल में? तो ये प्रॉब्लम है, कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, बहुत हैवी पैसा इसमें लगता है। ठीक है, और अगर कैपिटल मार्केट है आपके पास तो आप मोबिलाइज कर सकते हो। कैपिटल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेजिंग दिस हैवी कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स में भी पैसा मिल जाता है अगर मार्केट्स आपके अच्छे हैं, लिक्विड है। लिक्विड मतलब अच्छा पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन भी तो होना चाहिए ना, आपने बस स्टॉक मार्केट खोल दिया, लोग अगर आ ही नहीं रहे, लोग पैसे ही नहीं लगा रहे, तो क्या मतलब की बात है? एक्टिव लिक्विड मार्केट होना बहुत जरूरी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिवली लोग पैसा लगाने चाहिए, तब जाके वो मार्केट कोई काम में आएगा। ठीक है, विद द लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स। ठीक है, काफी प्रोजेक्ट्स काफी कैपिटल इंटेंसिव होते हैं और उनको बहुत समय लग जाता है प्रॉफिटेबल होने में। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड मतलब प्रोजेक्ट चालू होने में, ऑपरेशनल होने में और प्रॉफिटेबल होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। 5 से 7 साल लग जाते हैं सिर्फ प्रोजेक्ट को सेटअप करने में और कमर्शलाइज करने में, तो इसलिए उसको कहते हैं लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड।
दिस सर्टनली हैड held true during the industrial revolution in the 18th century and continues to apply even as we move towards the so called new economy. ठीक है, नया भारत जो हम बना रहे हैं, डेवलप्ड नेशन की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, उसमें जो पैसे की जरूरत है, काफी मदद होती है कैपिटल मार्केट के थ्रू. काफी प्रोजेक्ट्स, काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े स्टार्टअप्स, कंपनी सब मार्केट से पैसा उठा रहे हैं. आज अगर हमारा मार्केट इतना एक्टिव नहीं होता, इतना पैसा उसमें पंप अप नहीं हो रहा होता, तो इंडिया इतने फास्ट ग्रो नहीं हो पाता. एक तो बाहर का पैसा भी बहुत ज्यादा आ रहा है और डोमेस्टिक पैसा भी आजकल बहुत ज्यादा मोबिलाइज हो रहा है. कैपिटल मार्केट मेड इट पॉसिबल फॉर कंपनीज टू गिव शेयर्स टू द एम्प्लॉइज वाया ईसॉप. ये भी हम पढ़ेंगे, अपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि आप अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दे सकते हो. मतलब एम्प्लॉइज को आप शेयर होल्डर, ओनर बना सकते हो, उनको एक ओनर का दर्जा दे सकते हो. इससे क्या होता है, एम्प्लॉई कनेक्शन फील करता है, वो मालिक की तरह सोचता है, उसको लगता है मेरी कंपनी है, अच्छे से काम करेगा, अपना समझ के काम करेगा. तो वो एक हेल्प होती है अगर आप अपने एम्प्लॉई को शेयर्स देते हो एज अ कॉम्पेंसेशन. जैसे हम सैलरी देते हैं, वैसे ही सैलरी के बदले कुछ पार्ट सैलरी आप शेयर्स के रूप में दे सकते हो. तो जो शेयर्स में आपकी ग्रोथ होगी, उसका बेनिफिट उस एम्प्लॉई को भी होगा. आए कुछ समझ में? तो शेयर्स देके आप उनको रिटेन करते हो. बेसिकली ये रिटेन करने के लिए होता है कि अगर आपको एम्प्लॉई को लंबे समय तक रिटेन करना है, तो नॉर्मली कंपनीज उनको अपने शेयर्स दे देती है और वो लंबे समय तक हमारे साथ बने रहते हैं. हम पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है आपको. अब ये शेयर अगर लिस्टेड नहीं होते तो सोच के देखो, कंपनी है, शेयर्स हैं, लेकिन अगर वो लिस्टेड ही नहीं है, तो फिर वो शेयर्स वो एम्प्लॉय करेंगे क्या, उसको बेचेंगे कैसे? अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचने में बहुत मेहनत लगती है, उसका वैल्यूएशन भी तय नहीं होता, नेगोशिएट करना पड़ता है. लेकिन लिस्टेड कंपनी है तो उसका मार्केट वैल्यू दिखता है, डेली मार्केट प्राइस दिखता है ना, आपको एक अंदाजा रहता है कि भाई लगभग उस प्राइस पे आप जाओगे, बेचोगे तो आप बिक जाएगा. लिक्विडिटी होती है ना मार्केट में, समझ रहे हो? तो लिस्टिंग की वजह से, कैपिटल मार्केट के वजह से शेयर्स को आप एज अ एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो एम्प्लॉयज को भी देने में मदद हो जाता है. फिर एक और कि अगर आप कोई कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है. जब भी मैं किसी कंपनी को एक्वायर करूंगा, मुझे बहुत पैसा देना पड़ेगा. सपोज मैंने कोई कंपनी को 100 करोड़ रुपए में खरीदा है. अब मैं 100 करोड़ लाऊंगा कहां से? लिक्विड कैश तो मेरे पास नहीं है ना, 100 करोड़ का चेक नहीं भर सकता मैं, 100 करोड़ कैश नहीं रहती किसी के पास, बैंक में इतना बैलेंस नहीं रहता है. तो शेयर्स इशू करके भी आप पेमेंट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आप लिस्टेड हो, आपकी कंपनी लिस्टेड है, आपके शेयर की वैल्यूएशन है मार्केट में, वो मतलब डिपेंडेबल है, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा. क्यों? क्योंकि वो रियल मार्केट प्राइस है, उस वैल्यू पे एक्चुअली लोग शेयर परचेस और सेल कर रहे हैं, रियल प्राइस है वो. आए ख्याल में? तो शेयर में इतनी ताकत है क्योंकि वो लिस्टेड है, आप एज अ पेमेंट शेयर भी दे सकते हो. अगर मेरा एक शेयर 100 रुपए का चल रहा है, तो मैं आपको एक शेयर 100 रुपए के बदले में दे सकता हूं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि 100 रुपए में जाके वो एक्चुअली बेच भी सकता है उसको, लिक्विडिटी है उसमें, लिस्टेड है वो. क्लियर है? तो इसको आप एज अ करेंसी भी यूज कर सकते हो. अगर आप कोई डेट पे कर रहे हो, किसी को आपको पैसा देना है, पैसा न देके आप शेयर्स दे रहे हो, तो इसी को क्या कहते हैं? करेंसी. कि इसको आप एज अ करेंसी, एज अ पेमेंट भी यूज कर सकते हो. कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स अ करेंसी फॉर एक्विजिशंस वाया शेयर स्वैप. किसी कंपनी को खरीद के अगर आप अपने शेयर्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, उसको कहते हैं शेयर स्वैप. ठीक है, शेयर स्वैप करके आप शेयर्स, अपने शेयर्स इशू करके उनको दे सकते हो एज अ पेमेंट. ठीक है, सब आएगा आगे, अभी सिर्फ आप एक कंसेप्ट समझ लो. कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट रूट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट्स टू टेक प्लेस. डिसइन्वेस्टमेंट, आप अपने शेयर्स डाइल्यूट करना चाहते हो. प्रमोटर जो है, जो ओनर है, सपोज मैं ओनर हूं, मेरे पास 60% शेयर है, अब मुझे पैसे की नीड है, मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं, तो मैं अपने शेयर्स बेच भी सकता हूं. मुझे पैसे की नीड है, मैं अपना शेयर मार्केट में जाके बेच सकता हूं और मेरा जो स्टेक है वो घटा सकता हूं. जब भी कोई प्रमोटर, ओनर अपना स्टेक घटाता है, टिपिकली गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा यूज होता है, तो गवर्नमेंट मेजॉरिटी ओन करती है गवर्नमेंट कंपनीज में. जैसे आप LIC ले लो, LIC हो गया, SBI हो गया, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट हमेशा मेजॉरिटी लगभग वो होल्ड करती है. तो गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए होते हैं, तो गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट कंपनीज का जो शेयर है वो बेचना चालू कर देती है. उस पूरे प्रोग्राम को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच बेच के पैसा रेज करती है फॉर डेवलपमेंट पर्पस. ठीक है, तो वो भी ये क्यों कर पाती है?
क्योंकि वो लिस्टेड है, क्योंकि एक मार्केट है। अगर ये कैपिटल मार्केट ही नहीं होता तो अपने शेयर्स इतने बड़े वॉल्यूम में नहीं बेच पाते। हमारा मार्केट क्योंकि एफिशिएंट है, इतना अच्छा है, एक्टिव है, इसलिए ही गवर्नमेंट अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर पाती है। आए ख्याल में? तो गवर्नमेंट सेल्स इट्स शेयर्स इन द मार्केट टू रेज द फंड्स, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। फिर है वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड कंपनीज गेट एन एग्जिट ऑप्शन व्हेन द कंपनी गेट्स लिस्टेड ऑन द कैपिटल मार्केट। अब ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि ये क्या होता है। कि जब भी इनिशियल स्टेज होती है, कंपनी जब नई नई है, ठीक है, मतलब वो अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड है मतलब नॉर्मल कंपनी है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसने लेकिन अभी तक स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग नहीं की है, क्योंकि पब्लिक से अभी तक उसने पैसा नहीं उठाया। जब तक आप पैसा पब्लिक से नहीं उठाते हो पब्लिक ऑफर के थ्रू, तब तक आपको लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक डायग्राम बना के दिया था। अगर मैं प्राइवेटली ही पैसा ले रहा हूं तो मुझे लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उस कंपनी को हम क्या बुलाते हैं? अनलिस्टेड कंपनी। अब ऐसी कंपनी पैसा कहां से रेस करेगी? पैसे तो इनको भी लगते हैं, पैसे तो इनको भी लगते हैं ना। अब ये पब्लिक से पैसा नहीं उठा रहे तो ये कहां से पैसा उठाएंगे? तो इनको कुछ टाइप के फंड्स पैसा देते हैं, तो उसका नाम है वेंचर कैपिटल फंड्स। वेंचर कैपिटल फंड्स या प्राइवेट इक्विटी कहते हैं। ये दोनों एक्चुअली एक कॉमन नाम से जाने जाते हैं आज, उसका नाम है एआईएफ, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये आपके सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एआईएफ एक कैटेगरी है, एआईएफ एक कैटेगरी है, एक फंड है, ठीक है, जो पैसा लगाता है कंपनीज में, अनलिस्टेड कंपनीज में। तो अनलिस्टेड कंपनी में ये जो पैसा लगाते हैं, अब अनलिस्टेड है तो वो बेच भी नहीं सकते। सोचो मैंने अगर एआईएफ है, मैंने किसी को 10 करोड़ रुपए दिए, तो मुझे अनलिस्टेड कंपनी उसके बदले में क्या देगी? शेयर्स देगी। अब 10 करोड़ रुपए के शेयर्स में बेचूंगा कैसे? लिक्विडिटी नहीं होती है इसमें, क्योंकि लिस्टेड नहीं है ना। तो ऑफलोड करना, किसी और को बेचना, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइसिंग, ये सब नेगोशिएट बहुत मुश्किल हो पाता है। तो ऐसे कंपनीज फिर क्या करते हैं? ये फंड एआईएफ करती क्या है? तो ये वेट करती है, ये 4 साल 5 साल 8 साल वेट करती है। और ये अनलिस्टेड कंपनी जब ग्रो करेगी, ठीक है, ग्रो कर करके ये आगे चल के क्या करेगी? लिस्टिंग करेगी, क्योंकि आगे चल के बहुत बड़ी बन जाएगी और फिर तब वो आईपीओ करने लायक हो जाएगी। तो उसको 8-10 साल तो लग जाएंगे ना। तो ये 8-10 साल पैसा होल्ड करते हैं, शेयर्स को होल्ड करते हैं और आईपीओ तक वेट करते हैं। और फिर जब आईपीओ आता है तो ये लोग फिर अपने शेयर्स तब सेल कर देते हैं, ठीक है, तब ये शेयर्स अपने मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये उनके लिए क्या हो जाता है? एग्जिट। इसीलिए यहां पे लिखा है एग्जिट ऑप्शन, कि ये जो प्राइवेट फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, जिसको आप एआईएफ कहोगे, एआईएफ पैसा लगाता है पर एआईएफ निकल नहीं सकता बाहर। एग्जिट कब मिलेगी? जब वो मार्केट में लिस्ट होगा। मतलब इसमें भी कनेक्शन किसका है? कैपिटल मार्केट का। जब तक वो कैपिटल मार्केट में कंपनी लिस्ट नहीं होती तब तक ये लोगों का पैसा उनको वापस नहीं मिलता। ये शेयर्स अपने इतने बड़े क्वांटिटी के बेच नहीं पाते। आए ख्याल में? तो मार्केट का इनके लिए भी बहुत सिग्निफिकेंस है। कैपिटल मार्केट पे जब वो अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट कर जाती है तब जाके ये लोग सेल करके एग्जिट लेते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में आने वाला है, पूरा चैप्टर है, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लिखो, तो बेसिक ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? एआईएफ और अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। पैसा लग रहा है, उसके बदले में शेयर्स मिल रहे हैं और ये शेयर्स होल्ड होते हैं। जब तक कंपनी अनलिस्टेड है तब तक ये होल्ड होता है और फिर जैसे ही वो आईपीओ करने जाएगी फिर हम ये एग्जिट लेके अपने शेयर्स बेच देंगे और हमारा प्रॉफिट, हमारा पैसा हमको वापस मिल जाएगा। चलो ठीक है, लिखो आराम से, मैं आगे बढ़ता हूं, वापस आ जाओ। द एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड ब्रॉड कैपिटल मार्केट। डीप एंड ब्रॉड का क्या मतलब है? कि उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा प्लेयर्स होने चाहिए, ज्यादा कंपनीज, ज्यादा इन्वेस्टर्स, ज्यादा इंटरमीडियरी, ठीक है, हर चीज ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए, उसमें डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है। द डीप एंड ब्रॉड
कैपिटल मार्केट इज एब्सोल्युटली क्रूशियल इन स्परिंग द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, देखो घुमा फिरा के काफी पॉइंट सिमिलर हैं, एक ही बातें वो कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका नीड है कैपिटल मार्केट की। ठीक है, स्टार मार्क कर लो, नीड ऑफ कैपिटल मार्केट। तो 2-3 पॉइंट तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ठीक है, ये सब तो बहुत बेसिक है, और मैं आपको पंचवर्ड्स अंडरलाइन करके दे देता हूं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट हो गया एक फंक्शन, फिर है improves the information quality, supporting crucial role in supporting the period of technological progress, capital incentive projects करने में आपको हेल्प हो जाती है। फिर आप एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो एज अ पेमेंट। फिर एक करेंसी की तरह एक्ट कर सकता है फॉर एक्विजिशंस। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट्स के लिए हेल्प करेगा, एग्जिट ऑप्शन की तरह हेल्प करेगा। ठीक है, और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी में हेल्प करेगा। तो ऐसे ये पंचवर्ड्स आपको अभी ख्याल में रखने हैं। बढ़े आगे, आ जाओ। Essential imperative for India has been to develop its capital market for providing alternative sources of funding to companies and in doing so achieve more efficient mobilization of investors saving। आए ख्याल में, मतलब बैंक के थ्रू तो अभी भी चल रहा है, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, कंपनीज के पास जितने चॉइसेस होंगे अपनी नीड के हिसाब से वो अलग अलग सोर्स से अलग अलग पैसा ले सकता है। ठीक है, कंपनी के अगर आप एंगल से सोचोगे, कंपनी अपने ओनर्स से भी पैसा ले सकता है, कंपनी बैंक से लोन भी ले सकता है, कंपनी मार्केट में जाके सिक्योरिटीज इशू करके भी पैसा रेज कर सकता है, कंपनी इंडिया के बाहर जाके भी पैसा ले सकती है, फॉरेन बैंक से पैसा ले सकती है, फॉरेन के कैपिटल मार्केट में फंड्स रेज शेयर्स इशू करके पैसा रेज कर सकती है। तो जितने ज़्यादा सिक्योरिटीज होंगी, जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे कंपनीज के पास, उतना वो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और वो अपने नीड के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से अलग अलग सोर्स से, अलग अलग जगह से पैसा अपने हिसाब से उठा सकती है, उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, कैपिटल मार्केट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस। ठीक है, बाहर से अगर आपको पैसा लाना है तो कैपिटल मार्केट भी रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें आप इक्विटी शेयर्स तो रेस कर ही सकते हो, आप डेट से भी पैसा रेस कर सकते हो, डेट भी इसमें आप यूज कर सकते हो, डेट मार्केट से आप डेट भी उठा सकते हो, वो भी एक कैपिटल मार्केट का ही पार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर लॉन्ग टाइम इंडियन मार्केट वॉज कंसिडर्ड टू स्मॉल टू वारंट सच अटेंशन। ठीक है, टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं था, वैल्यूएशन जो था एम कैप, जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा, 7th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि उसका एम कैप उतना है, उतने ज्यादा कंपनीज है और उनका उतना ज्यादा वैल्यूएशन है, पर ये पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो काफी स्मॉल था, वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा नहीं थे। However, this view has changed rapidly as the vast amount of both international and domestic investments have poured in our markets over the last decade. Last 10-12 साल में जो ग्रोथ मिली है वो पहले उतनी नहीं थी। इंडियन मार्केट इज नो लॉन्गर व्यूड एज अ स्टैटिक यूनिवर्स, मतलब वो डायनेमिक है, बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, प्लेयर्स बढ़ रहे हैं, हर चीज बहुत ग्रो हो रही है। हम स्टैटिक नहीं है, 1990s में जैसा हाल था वैसे ही वहां अटके हुए नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं। हमने डीमैट में आ गए, हम स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग में आ गए, हम सेटलमेंट बहुत फास्ट कर रहे हैं, हमारे रेगुलेटर्स बहुत अच्छे हैं, रेगुलेटर्स बहुत एक्शन ले रहे हैं, हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा है, तो पूरा जो सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, बट एज अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग वन, प्रोवाइडिंग द अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज टू द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। ठीक है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में पैसा लगा सकते हो, स्टॉक मार्केट्स अच्छा चल रहा है, एफिशिएंट है, रेगुलेटेड है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स भी वो दे रहा है। क्लियर है? तो शॉर्ट में देखो दिया है फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, सिमिलर ही है, फंक्शंस और नीड्स में कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं है। तो क्या रोल, क्या फंक्शन निभाता है? सेम, मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेट करता है, बाय सेल, मार्केट का काम ही क्या है? एक प्लेटफॉर्म देना ताकि दो लोग आके फटाफट ट्रांजेक्शन्स कर लें और आगे बढ़े, तो फैसिलिटेट करना, बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटी, फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, जो रोज ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो प्राइस डिस्कवर हो रही है वो बहुत ही एफिशिएंट होनी चाहिए और बहुत ही क्विकली अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड टाइम शेड्यूल, जिसको आप कहोगे आगे रोलिंग सेटलमेंट, सेकेंड चैप्टर में आएगा, रोलिंग सेटलमेंट हम उसको कहते हैं। करंटली हम T+1 पे हैं, अभी हम T+0 पे आने वाले हैं। स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे
T+2 था, फिर T+2 से अभी हम T+1 पे आ गए हैं और अब T+0 प्रपोज्ड है, एक आध साल में माइट भी हम T+0 पे भी आ जाए। T स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके अगले दिन तक वो सेटल हो जाना चाहिए, इसको कहते हैं रोलिंग सेटलमेंट। ठीक है, कि भाई ये ट्रांजैक्शन नेक्स्ट डे सेटल होगा, फिर नेक्स्ट डे वाला नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे वाला नेक्स्ट डे, तो रोलिंग सेटलमेंट है। ट्रेड्स करते जाओ, उसके नेक्स्ट डे वो सेटल होते जाएगा, ट्रेड्स करते जाओ, नेक्स्ट डे सेटल होते जाएगा, वो उसको कहते हैं रोलिंग सेटलमेंट। उसका फिक्स्ड एक टाइम शेड्यूल होता है, यही है टाइम शेड्यूल T+1। आए ख्याल में? सब आएगा डिटेल में, बहुत ज्यादा है। तो ये आपके फंक्शंस हैं, मोबिलाइज रिसोर्सेस, फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी एंड फैसिलिटेट सेटलमेंट। तो ये काम है, ये फंक्शन है कैपिटल मार्केट का। ठीक है, बढ़े आगे। अब यहां से डायरेक्शन बदल रहा है, अब है सेगमेंट। कैपिटल मार्केट का जो सबसे बड़ा सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, मतलब अगर आप पैसा रेज कर रहे हो और पैसा आप सिक्योरिटीज दे के पैसा ले रहे हो, मतलब कंपनी इन्वेस्टर को बदले में अगर सिक्योरिटीज दे रही है, तो वो पूरा सेगमेंट को आप क्या बुलाओगे? सिक्योरिटीज मार्केट। तो कंपनी अगर सिक्योरिटीज इशू करके पैसा रेज कर रही है दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज मार्केट। अब सिक्योरिटीज अलग अलग टाइप की हो सकती है, इक्विटी रेज कर रही है तो उसको आप इक्विटी मार्केट कहोगे, डेट या बॉन्ड दे रही है तो डेट मार्केट कहोगे। प्राइमरली दो ब्रॉड सेगमेंट्स होते हैं, इक्विटी और डेट, इक्विटी और डेट। ठीक है, तो इसके सब सेगमेंट्स भी आप उसको बुला सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट से आपको उतना रिकॉल हो जाना चाहिए। अब कोई भी मार्केट में दो सेगमेंट्स होते हैं, एक है जहां पे कंपनी जाती है, नया पैसा रेज करती है, नए सिक्योरिटी इशू करती है, और फिर जो प्राइमरी मार्केट में जो पैसा लगाता है इन्वेस्टर, जो कंपनी को पैसा देता है, वो सेकेंडरी मार्केट में जाके फिर अपने शेयर्स बाद में चल के बेच सकता है, क्योंकि कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करा देती है सेकेंडरी मार्केट में, तो इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट में जाके किसी और इन्वेस्टर को बेच सकता है। तो ऐसे दो सेगमेंट्स हम पढ़ेंगे, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है क्या? आ जाओ, तो लेट्स स्टार्ट सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये भी सेम है, फाइनेंशियल मार्केट सेम मार्केट ही है, कैपिटल मार्केट सेम मार्केट ही है, सिक्योरिटीज मार्केट सेम मार्केट ही है। थोड़ा थोड़ा फिल्ट्रेशन हो रहा है, स्कोप कम होते जा रहा है, स्कोप कम होते जा रहा है। ठीक है, दायरा कम होते जा रहा है, बट है ये मार्केट ही, सेम काम है, सेम रोल है, फंक्शन वाइज कुछ खास डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज मार्केट इज अ प्लेस, ठीक है, इट्स अ प्लेस वेयर कंपनीज कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटी इशू की करके आप पैसा रेज कर रहे हो, इसलिए इसका नाम क्या है? सिक्योरिटीज मार्केट। सच एज इक्विटी शेयर्स, डेट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। अलग अलग टाइप के लोग हैं और अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज इशू करके पैसा ले लेते हैं। टू द इन्वेस्टर्स दैट इज पब्लिक एंड ऑल्सो इट इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल वेरियस सिक्योरिटीज। मतलब दो सेगमेंट्स होते हैं, जहां कंपनी आके पैसा रेज करती है उसको आप क्या कहते हो? प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। और जहां इन्वेस्टर्स जाके अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं उसको आप कहते हो सेकेंडरी मार्केट। मतलब दोनों सिक्योरिटीज मार्केट ही है, उसी के सेगमेंट है। ठीक है, तो एक प्राइमरी मार्केट है, एक सेकेंडरी मार्केट है। Where investors can buy or sell various securities, it is therefore a market where financial instruments or claims are commonly and readily available for transfer by means of sale. मतलब buyer भी वहां अवेलेबल होते हैं, sellers भी वहां अवेलेबल होते हैं, ट्रांजैक्शन वहां आपका कंप्लीट हो जाएगा। बायर जाएगा तो उसको सेलर मिल जाएगा, सेलर जाएगा तो उसको बायर मिल जाएगा। Once the shares are issued to public, the company is required to list the shares on the recognized stock exchange, यानी कि BSE, NSE, जो भी सेबी के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी रजिस्टर्ड होते हैं उनको कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जो मैंने बताया था, ये रिकॉग्निशन कैसे मिलता है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो आएगा नीचे, पूरा एक चैप्टर है आपको, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्रा। सिक्रा एक्ट में हर स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन लेना पड़ता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तब जाके उसको ऐसा बुला सकते हो, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो BSE, NSE ये दोनों आज के डेट में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, और सिक्योरिटीज मार्केट क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, सब सेगमेंट है। कैपिटल मार्केट किसका सब सेगमेंट है? फाइनेंशियल मार्केट का। तो स्कोप कम होते जा रहा है।
अब देखो इसका भी फंक्शन क्या है, सब सेम है, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट सेम। सिक्योरिटीज मार्केट अलाउ पीपल टू डू मोर विद द सेविंग्स, ठीक है, मतलब लोग पैसा सेव करते हैं, एफडी बनानी है, सेविंग अकाउंट खोलना है, 20-25 साल अगर आप पहले देखोगे तो यही होता था, जो भी आप कमाई हो रही है, बचत हो रही है, सेविंग अकाउंट खोल लो या ज़्यादा से ज़्यादा एफडी बना लो, एनएससी बना दो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में डाल दो, अलग अलग 2-4 ही ऑप्शंस होते थे पहले, बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होते थे। तो जब से मार्केट आया है आपके पास ऑप्शंस खुल गए, तो वो लिखा है टू डू मोर विद देयर सेविंग। तो अब सेविंग सिर्फ सेविंग अकाउंट में नहीं जाती है, अब आप उसको मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। The securities market allow people to do more with their savings than they would otherwise could. It also provides financing that enables people to do more with their ideas and talent. मतलब एक कंपनीज के लिए कहा जा रहा है कि कंपनीज को जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा वो उतना अपने आइडियाज़ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। जब पैसा ही कम होता है तो हम रिस्क नहीं लेते, पैसा जब ज़्यादा होता है या पैसा जब हम अरेंज कर सकते हैं तभी हम रिस्क लेते हैं, आए ख्याल में। तो जो बचा रहे हैं उनको भी इन्वेस्ट करने को मिलेगा और जो पैसा ले रहे हैं उनको भी अपने आइडियाज़ में, रिस्क टेकिंग वेंचर्स में पैसा लगाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग दैट enables the people to do more with their ideas and talents than they would otherwise be possible. People's savings are matched with their best interest, ठीक है। जैसे आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के आईपीओ में या शेयर्स में पैसा लगाओगे। अगर आपको रियल एस्टेट पसंद है तो आप रियल एस्टेट कंपनीज पे लगाओगे। आपको गोल्ड पसंद है तो आप गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पे लगाओगे। बैंक पसंद है, बैंकिंग सेक्टर में लगाओगे, समझ रहे हो। तो आज चॉइस है, हज़ारों कंपनीज लिस्टेड हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस वो कर रही हैं। जो बिजनेस आपको अच्छा लगता है, जो बिजनेस में आपको लगता है कि पोटेंशियल अच्छा है, कमाई बहुत अच्छी है, आप ज़्यादा कमा सकते हो एज ए इन्वेस्टर, आप उस टाइप के कंपनी में, उस सेक्टर के इसमें आप पैसा लगा सकते हो। और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा है पीपल सेविंग्स आर मैच्ड। अब ये चीज़ अगर आप बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है तो आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि इनडायरेक्ट वे है। बैंक में जब आप खाता खोलते हो, सेविंग अकाउंट खोलते हो, तो क्या आप बोल सकते हो ये मेरा जो 5,000 रुपये ना, ये अंबानी जी के लोन में ही देना, अंबानी जी के अलावा किसी के हाथ में नहीं देना, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। आपका पैसा जब बैंक में जाता है वो बैंक से कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलता, ना आपका इस पर कंट्रोल होता है। लेकिन जब आप किसी के शेयर्स में पैसा देते हो, आईपीओ में पैसा लगाते हो, तो ये आपके हाथ में है कि आप कौन सी कंपनी के आईपीओ में कितना पैसा लगाना चाहते हो। को समझ में आ रहा है? तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। People's savings are matched with the best ideas and talents in the economy. Stated formally, securities market provides a linkage between savings and investment. ठीक है, जो सेव कर रहा है वो अपने हिसाब से अपनी पसंदीदा कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, वो चैनलाइज कर सकता है कि कौन सी कंपनी को मेरा पैसा मिल जाए, ठीक है, across the entities, time and space. It mobilizes savings and channelizes them through securities into the प्रेफर्ड एंटरप्राइज। ठीक है, जो भी आपका प्रेफर्ड एंटरप्राइज है, बिजनेस है, वहां आप अपनी सेविंग को चैनलाइज कर सकते हो। सिक्योरिटीज मार्केट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड देयरबाय इंश्योर्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी। इसी को आप कहते हो लिक्विडिटी। तो ट्रांसफरेबिलिटी मिलती है सिक्योरिटीज को इन्वेस्टर्स को, विच इज द बेसिस फॉर जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज। मतलब कंपनी जो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पैसा लगा रहे हैं, जो भी शेयर्स खरीद रहे हैं, उनके माइंड में हमेशा पहला थॉट होता है कि मैं पैसे लगा तो रहा हूँ, पर मैं ये बेचूंगा कैसे। अगर मुझे पैसे की नीड पड़ी और ये शेयर्स मुझे बेचने पड़े तो ये मैं बेचूंगा कैसे। ट्रांसफरेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इन्वेस्टिंग फंड्स इन द शेयर्स। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट मेक्स इट पॉसिबल टू सैटिस्फाई साइमल्टेनियसली द नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज फॉर कैपिटल एंड द नीड फॉर इन्वेस्टर फॉर लिक्विडिटी। दोनों का मतलब फायदा है, लोगों का पैसा खाली भी नहीं है, वो इन्वेस्टेड है, उस पर आगे चल के वो कुछ कमाएंगे। और जिनके पास पैसे की नीड थी, उनको बिजनेस करना था, उनके पास आइडिया था, वो रिस्क लेना भी चाहते हैं, पर उनके पास पैसा नहीं था, उनको भी पैसा मिल जाता है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और वो भी उसमें से कमाते हैं। ठीक है, तो दोनों की नीड फुलफिल हो जाती है। क्लियर है क्या? तो सब सेम नहीं है लग रहा आपको कुछ भी अलग नहीं है, सब सिमिलर ही है। ठीक है, तो टेक अवे क्या है? सेम, कि एक लिंक है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, मोबिलाइज करती है सेविंग्स को,
लिक्विडिटी देती है इन्वेस्टर्स को, और ये प्लेस है जहां पे आप बाय सेल कर सकते हो सिक्योरिटीज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा और। द लिक्विडिटी the market confers and the yield promised or anticipated on the security ownership may be sufficiently great to attract the net saving of income which would otherwise have been consumed। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी इन्वेस्टर आपको पैसा देगा कि नहीं ये कैसे डिसाइड होगा? प्रेफरेंस है, चलो आपको कोई बिजनेस पसंद है तो वो तो एक प्रेफरेंस रहती है इन्वेस्टर की, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्वेस्टर क्या देखेगा? रिटर्न। सोच के देखो, आप 10,000 रुपए कहीं लगाओगे, जो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा वहां पैसा लगाओगे ना, समझ रहे हो? रिटर्न उसको ही कहते हैं यील्ड। यील्ड का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो भी पैसा आप लगा रहे हो उस पर आपको कितना रिटर्न देगी कंपनी, उसके हिसाब से आप कंपनी चूज करते हो। ठीक है, तो कंपनी जब भी पैसा मांगती है तो उसको उतना रिटर्न ऑफर करना पड़ता है। अगर कोई रिलायंस की कोई कंपनी आ रही है और वो बोल रही है पैसा दे दो, मैं 2% पर एनम आपको ब्याज दूंगी, 2% पर एनम, तो क्या ये अट्रैक्टिव है? नहीं। सेविंग अकाउंट में 4% मिल रहा है, एफडी अकाउंट में 6 से 8% मिल रहा है, 2% पे रिलायंस को क्यों पैसा दूंगा मैं? कुछ समझ में आ रहा है? अगर वो मुझे 12% देगी, 15% देगी, 18% देगी, तभी तो मैं सोचूंगा। समझ रहे हो ना? नेगोशिएशन होगा ना, अट्रैक्टिव ऑफर्स होंगे तो ही मैं पैसा दूंगा। उससे बेटर कहीं और मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं तो मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा, मैं उनको पैसा नहीं दूंगा। समझ रहे हो? तो ये कंपनी के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो अट्रैक्टिव यील्ड्स ऑफर करे, प्रॉमिस करे, ताकि लोग उनको पैसा दें। ठीक है, नेट सेविंग्स में ऑल्सो ऑकर बिकॉज ऑफ अदर अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ सिक्योरिटी ओनरशिप, पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन और प्रोटेक्शन ऑफ सेविंग्स अगेन इन्फ्लेशन। मतलब इसमें एक, अब ये इंस्ट्रूमेंट वाइज होता है, हमारा अगला टॉपिक ही आगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें मैं बताऊंगा। जैसे इक्विटी पे आपको पता है कि इक्विटी पे क्या मिलता है? डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उस पे भी हमको क्या मिलता है? डिविडेंड। फिर हमारे जो डेट सिक्योरिटीज होते हैं, जो हमारे डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उस पे इन्वेस्टर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी है ही। अब कुछ सेकेंडरी चीजें भी हो सकती हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे डेट में आपको पता है वोटिंग पावर नहीं मिलता, कंपनीज एक्ट थोड़ा आता होगा, आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, तो सीएसईटी तो पढ़े ही हो, साइंस के हो या कोई भी कहीं से भी हो, सीएसईटी के थ्रू ही आए होंगे, डायरेक्ट भी आ सकते हो ग्रेजुएशन से, कोई दिक्कत नहीं है, बट ईटी से आए हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो आपको पता है कि डेट पे कभी भी वोटिंग पावर नहीं होता, लेकिन अगर आप इक्विटी वाले हो तो आपको वोटिंग राइट्स भी मिल जाते हैं और उसकी वैल्यू भी स्टॉक मार्केट पे बढ़ते जाती है। तो वो भी एक कंसिडरेशन हो सकता है ना, जो भी आप कमा रहे हो, सिर्फ डिविडेंड थोड़ी है, कैपिटल गेन भी है, मतलब प्राइस जो बढ़ती है वो कैपिटल गेन भी आप कमाते हो, फिर आपको वोटिंग पावर भी मिलता है। तो कलेक्टिव आपको क्या मिल रहा है ये कंसिडर करके आप पैसा देते हो। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है कि अदर अट्रैक्टिव फीचर्स भी उसमें हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कैपिटल गेन, सेविंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये भी है, लेकिन एक और जो मैं बता रहा हूं वो है वोटिंग पावर। वोटिंग पावर भी एक रोल प्ले करेगा। ठीक है, सेविंग अगेन इन्फ्लेशन का मतलब है कि भाई जो रिटर्न कंपनी ऑफर कर रही है वो हमारे इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा है। अगर हमारा इन्फ्लेशन 5% चल रहा है और वो कंपनी अगर 7%, 8%, 9% दे रही है, तो हमारा इन्फ्लेशन कवर हो रहा है, इन्फ्लेशन से ज्यादा ही कमा रहे हैं, तो उसको यहां पे कहा गया है सेविंग्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अ डेवलप्ड सिक्योरिटीज मार्केट enables all the individuals, no matter how limited their means are, to share the increased wealth। कंपनी जो भी कमा रही है वो सब में बांटेगी प्रोपोर्शनेटली, जितने शेयर्स है सब में बांटेगी। और बहुत छोटा छोटा अमाउंट भी रहता है, अगर आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो उस पर 200 रुपए, 250 रुपए, 100 रुपीज डिविडेंड आते हैं। डिविडेंड एक्चुअली आते हैं और बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि वो हजारों लाखों शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक नॉर्मल छोटा इन्वेस्टर है 10,000, 20,000, 25,000 ही पैसा लगाता है, उस पर 100, 200, 500 रुपए आते रहते हैं, आए ख्याल में। तो वो शेयर होता है कितने भी लोग हों, तो वेल्थ या जो इनकम है कंपनी की वो सारे ओनर्स में बढ़ती है। तो आप अपनी वेल्थ, अपनी इनकम को शेयर कर सकते हो। शेयर द इंक्रीज्ड वेल्थ प्रोवाइडेड बाय द कॉम्पिटिटिव प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो जो भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं पैसा ले रही हैं,
बढ़िया वो कमाएंगी, प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा कमाएंगे, तो वो सब इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। द सिक्योरिटीज मार्केट अलाउज इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट कैरी ऑन एनी एक्टिविटी। अगर आपको बिजनेस करना है पर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को दे सकते हो पैसा जिनको बिजनेस करना है, तो आपका पैसा बिजनेस में चले जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों की हेल्प होती है। जिसको पैसा है पर उनको बिजनेस करना नहीं आता या सफिशिएंट पैसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिजनेस करना है, एबिलिटी है, नॉलेज है, पर पैसा नहीं है। दो अलग अलग नीड्स हैं, आपस में फुलफिल हो जाती हैं, तो सेम कुछ अलग एंगल से वो बताया गया है। सिक्योरिटीज मार्केट अलाउज द इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट कैरी एन एक्टिविटी इन इट्स एंटायरिटी। आप पूरा बिजनेस नहीं कर सकते, आपको कोई काम करना है पर पूरा काम आपके अकेले से नहीं होगा, या तो आपके पास पैसा नहीं है या तो आपके पास नॉलेज नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, विद इन देयर रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट whatever is individually possible and preferred in that activity carried on by the enterprise। तो आप वो एक्टिविटी जो कंपनी कर रही है उनको आप अपना पैसा दे सकते हो, ताकि आपका पैसा उसी काम में लगता है। जैसे आपको रियल एस्टेट में आपको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने में आपको पैसा नहीं है, बिल्डिंग बना के आपको कमाना है, पर बिल्डिंग बनाने जितना पैसा आपके पास नहीं है, तो आप अपना पैसा बिल्डर्स को दे सकते हो। तो जितना बिल्डिंग पे कमाई होगी प्रपोर्शनेट आपको उतने पैसे पे आपको कमाई मिल जाएगी। जैसे अगर जो बिजनेस है अगर वो 20% कमा रहा है, वो चलो 10 करोड़ रुपए पे 20% कमा रहा होगा, आपने उसको सिर्फ 10,000 रुपए दिए, क्या फर्क पड़ता है? 10,000 पे भी तो 20% ही आपको मिलेगा ना। वो 20 कमा रहा है, वो आपको 20 दे देगा, आपके पैसे पे देगा ना। तो 10,000 पे भी आप 20% कमा सकते हो। तो समझ में आ रहा है? मतलब 10 करोड़ रुपए आपको खुद के लगाने की जरूरत नहीं है। 10,000 है तो भी आप उस बिजनेस में लगा, तो बिजनेस में जो कमाई होगी उतना प्रोपोर्शनेटली आपको अपने अमाउंट पे उतना रिटर्न मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये वो लाइन कहना चाहती है कि काफी बार लोगों के पास उतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है कि वो पूरा काम खुद कर पाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइप की कंपनी में, उस टाइप के बिजनेस में वो अपना जो भी लिमिटेड पैसा है वो डाल के उतना ही परसेंटेज रिटर्न कमा सकते हैं। कॉन्वर्सली इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट बिगिन एन एंटरप्राइज, ठीक है, कुछ लोग हैं जिनको बिजनेस स्टार्ट करना नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे लोगों से पैसा लेके जोड़ के बिजनेस वो कर सकते हैं। कैन अट्रैक्ट इनफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अदर्स टू मेक अ स्टार्ट। इन बोथ केसेस इंडिविजुअल्स हु कंट्रीब्यूट टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन द एंटरप्राइज शेयर द फ्रूट्स। जो भी पैसा लगाएगा प्रॉफिट्स प्रोपोर्शनेटली उनको मिल जाएंगे। तो सारे लोग मिल के कमाते हैं, ठीक है, पूरा पैसा कोई एक बंदा नहीं रखता है। जिन जिन के इन्वेस्टमेंट्स हैं सबको प्रोपोर्शनेटली वो रिटर्न प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होता है। द सिक्योरिटीज मार्केट बाय अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू डाइवर्सिफाई द रिस्क अमंग मेनी वेंचर्स टू ऑफसेट गेन्स एंड लॉसेस, जो मैं आपको बता चुका था, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेस में लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सारे बिजनेस एक साथ नहीं डूबते हैं। कुछ अगर डूब भी गए तो कुछ तो बहुत ज्यादा कमाएंगे, हिट होंगे, और फिर वो लॉस आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा कोई और बिजनेस के गेन से। नेट नेट आप ओवरऑल लेवल पे हमेशा गेन में ही रहोगे, ठीक है, इसके चांसेस मतलब ज्यादा होते हैं। तो डाइवर्सिफाई करना भी बहुत जरूरी है। तो सिक्योरिटीज मार्केट से ये आपको हेल्प मिलती है, आप अलग अलग बिजनेस के लिए पैसा रेज कर सकते हो, ठीक है, बाय अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू डाइवर्सिफाई द रिस्क अमंग मेनी वेंचर्स टू ऑफसेट द गेन्स एंड लॉसेस इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ लॉन्ग टर्म एंड ओवरऑल सक्सेस। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा सिक्योरिटीज मार्केट। मार्केट ही है, सेम फंक्शन है, सेम रोल है, घुमा फिरा के अलग अलग थोड़ी सी लैंग्वेज यूज करके बात वो सेम ही कह रहे हैं, ठीक है, एंड आउटपुट वही है। तो यहां से मैं नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ूंगा कि सिक्योरिटीज मार्केट के दो सेगमेंट होते हैं, एक मार्केट जहां से पैसा रेज होता है और सेकेंडरी मार्केट जहां पे जो प्राइमरी मार्केट में पैसा लगा रहा है वो जाके वहां पे ट्रेड कर सकता है, शेयर्स को सेल कर सकता है। तो ये दो सेगमेंट्स का क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और फिर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे। चलो, तो यहां तक सब क्लियर है, यहां सब तक क्लियर है, ठीक है, सब सिमिलर ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एकाध एकाध दो दो पॉइंट बस थोड़े से अलग हैं, बाकी मैक्सिमम पार्ट दोनों तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें चेंज होते जाएंगी, तो अच्छे से पढ़ते जाना है। जो भी आपको डाउट्स हो, लेक्चर वायर हो, डाउट्स हो, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।